बात करेंगे इंडिया की। हमारे देश इंडिया की नहीं, बल्कि जुलाई 2023 में बने भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आपको देश में चल रहे आज के राजनीतिक परिदृश्य से अवगत कराना है। सही जानकारी ही हमें उत्कृष्ट नेताओं के चयन में मदद करती है। हम इस वीडियो के माध्यम से इंडिया अलायंस के विचारधारा, रेजोल्यूशन, गठबंधन के सदस्य आदि विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। इंडिया के साथ गौरतलब है कि इस अलायंस का नाम देश के नाम पर रखना एक सोच समझकर उठाया कदम है, लेकिन क्या वाकई में ये कदम असरदार साबित होगा? और सवाल यह भी है कि क्या किसी पार्टी या गठबंधन का नाम देश के नाम पर रखना उचित है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इंडिया नाम को लेकर गठबंधन के सदस्यों के विचार पर। आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपल, कैन यू चैलेंज इंडिया? So our challenge will be all focus on इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। इंडिया गठबंधन के नाम से यह तो साफ है कि इस गठबंधन का उद्देश्य राष्ट्र विकास तथा राष्ट्रीय एकता है। पर यह भी सच है कि इस नाम के पीछे का एक कारण चुनावी दांव पेंच भी है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया, तथा जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है? इस तरह के शब्दों से ये प्रतीत होता है जैसे कि एनडीए की लड़ाई विपक्ष से नहीं, बल्कि इंडिया यानी कि भारत देश से है, चुनावी दांव पेंच के हिसाब से। तो ये काफी स्मार्ट मूव है, लेकिन क्या ऐसा करने से देश के नाम का अपमान होने का खतरा बन सकता है? उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया जाए कि अगर अलायंस यह चुनाव नहीं जीत पाती है, तो क्या यह कहना उचित होगा कि इंडिया हार गई? या अलायंस के कोई नेता अगर धांधली में पकड़े जाते हैं, तो क्या यह कहना उचित होगा कि इंडिया ने की धांधली? क्या चुनावी दांव पेंच के लिए देश के नाम को रिस्क में डालना उचित है? या फिर आपने अभी इस बारे में सोचा नहीं है? हम 21वीं सदी के जागरूक मतदाता हैं। हम ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना अति आवश्यक है। इसी आवश्यकता को समझते हुए हम मतदाता के तौर पर गठबंधन के नेता गणों से ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या किसी पार्टी का नाम देश के नाम पर रखना पूर्णतः उचित है? इंडिया गठबंधन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 27 विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हुई, जिनका रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प 1 सितंबर 2023 की इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक में 3 पॉइंट्स, सीट के बंटवारे, देश के विशेष मामले पर आवाज उठाने तथा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम के बारे में बात की गई। इंडिया गठबंधन की शुरुआत काफी मजबूती के साथ हुई, जिसमें इंडिया की नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय से ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तथा उत्तरी भारत के तमिलनाडु से एम.के. स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, बिहार से नीतीश कुमार तथा लालू प्रसाद यादव की जनता दल तथा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तथा दोरईसामी राजा के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसी नेशनल पार्टियां भी शामिल हैं। हालांकि हाल ही में कई पार्टियों के इंडिया अलायंस छोड़ने की भी खबर आई है, जिसमें बिहार से नीतीश कुमार की जनता दल तथा पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है।
इसके अलावा आम आदमी पार्टी तथा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जुड़े रहने को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ये पार्टियां गठबंधन छोड़े या नहीं, लेकिन ये तो साफ है कि राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय एकता के कारण सीटों से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। आखिर घर चलाना भी तो जरूरी है। अलग अलग विचारधारा वाली इन पार्टियों के साथ में आने के पीछे की कॉमन विचारधारा यह है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी तथा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में भड़काए जा रहे हिंसा तथा नफरत की आग को हटाकर देश में स्थायी रूप से शांति और खुशहाली को बरकरार करना है। आइए एक नजर मोदी जी की हिंसा तथा नफरत की आग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थायी शांति और खुशहाली भरे जीवन पर भी डाल लेते हैं। स्वागत, नमस्कार। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। यह लड़ाई है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। Is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. In the footsteps of Mahatma Gandhi, Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Jawaharlal Nehru. This is who you learn from, and this is who you represent. Basavana. If they're friends here from Kerala, there's Narayana Guru. If they're friends here from Punjab, there's Guru Nanak ji. There's Buddha. There's a list of people. I mentioned Dr. Ambedkar. Jai Bhim. To be nasty to people, to be arrogant, to be violent, these are not Indian values. They're simply not Indian values. If they were Indian values, why would we be celebrating Mahatma Gandhi, Guru Nanak, Ambedkar, Basavana, Narayana Guru? Why? Because they represented the values that we appreciate. बिल्कुल, हम गांधी जी तथा अन्य महानुभावों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम अपने देश के युवा नेता राहुल गांधी जी को यह बताना चाहेंगे कि हम सेलिब्रेट तो इन्हें करते हैं, लेकिन हम वर्शिप उन्हें करते हैं जिन्हें महात्मा गांधी, बुद्धा तथा गुरु नानक आदि महापुरुष भी वर्शिप किया करते थे। लेकिन आप उन्हें भूल गए जिन्हें हिंदुस्तान की 80% जनता भी वर्शिप करती है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि अगर बीजेपी प्रो हिंदू पार्टी है तो आप भी सबका साथ सबका विकास के बजाय एक गैर हिंदू पार्टी है। You see a person from another culture, you'll help them immediately. You'll not ask, "Acha, what religion are you? What community are you from? What are you wearing?" No. You'll say, "If you need my help, I don't care which religion you're from. I'm Indian and I'm going to help you." मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73-73%। दोस्तों, ऐसे भाषणों के सैकड़ों उदाहरण इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज का भारत जात पात से ऊपर उठकर दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा रहा है। आज भारत में वर्ल्ड क्लास बिजनेस तथा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, और इन सब के साथ यह भी सत्य है कि हाँ, हम हिंदू हैं और हम गर्व से जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन यह शर्म की बात है कि आपको अपने भाषणों में एक बार भी हिंदू देवी देवताओं का नाम याद नहीं आया। हाँ, जरूरत पड़ने पर आप खुद को शिव से जोड़ जरूर लेते हैं, और मौका मिलते ही आप हमारे प्रणाम या अभिवादन करने की प्रक्रिया का मजाक बना देते हैं। खैर, मजाक तो आप दुनिया के सामने देश के राज्यसभा के अध्यक्ष का भी बना सकते हैं। दोस्तों, अब ये बचकानी नहीं, गैर जिम्मेदाराना हरकत कहलाएंगी, जो कि इस पद पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना एक गंभीर काम है, और हम आपको उसी गंभीरता में देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो का अंत हम इस उम्मीद के साथ करते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी में एक की बजाय 2 बड़ी पार्टियां गंभीरता के साथ पक्ष और विपक्ष का कार्य संभालेंगी। जय हिंद, जय भारत।